हेलो एवरीवन। इस स्लाइड में हम बात करेंगे बिहेवियरलिज्म के बारे में। इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट जो है, बहुत छोटी सी स्लाइड है। कम बातें इस स्लाइड में हम करेंगे। आगे आने वाली स्लाइड्स जो है उसमें मेजर आइडियाज़ जो बिहेवियरलिस्ट थिंकर्स के हैं, मेजर वर्क्स है, बिहेवियरलिज्म क्यों आता है, क्या इसके अपोजिशंस या फिर क्रिटिसिज्म थी ट्रेडिशनल नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी को लेकर के, और क्या बिहेवियरलिज्म की क्रिटिसिज्म है, फिर क्यों पोस्ट बिहेवियरलिज्म इमर्ज होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अगर बात की जाए तो इसका इमर्जेंस कब होता है? अर्ली 20th सेंचुरी में। मतलब कहीं ना कहीं सिंस मिड 19th सेंचुरी जो है, मेन स्ट्रीम पोलिटिकल एनालिसिस हैज़ बीन डोमिनेटेड बाय साइंटिफिक ट्रेडिशन। अभी कार्ल मार्क्स ही बोल देख लो आप, है ना। कार्ल मार्क्स बोलता है कि माई सोशलिज्म इज साइंटिफिक सोशलिज्म। फिर ऑगस्ट कॉम्टे है, मैक्स वेबर है, पॉजिटिविज्म है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म है। कहीं ना कहीं ये सारे के सारे लोग जो है, सारे के सारे थिंकर्स जो है, ये नेचुरल साइंस के जो मेथड्स है उनको ह्यूमन साइंसेज है या फिर सोशल साइंसेज है उनमें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिवली एम्पिरिकली जो है चीज़ों को, पॉलिटिकल साइंस की जो चीज़ें हैं उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब वो इसमें कितना सफल होते हैं कितना नहीं होते हैं ये हम क्रिटिसिज्म के अंदर देखेंगे। पॉजिटिविज्म का खुद का भी क्रिटिसिज्म है, बिहेवियरलिज्म का भी क्रिटिसिज्म है। तो इमर्जेंस जो है कहीं ना कहीं अर्ली 20th सेंचुरी से शुरू हो जाता है, और पूरा फुल इम्पोर्ट जो है इसका वो हमें 1950s में देखने को मिलता है, जब जहाँ से बिहेवियरल रेवोल्यूशन जो है स्टार्ट हो जाती है। ईस्टर्न बोलता है कि ये एक नई रेवोल्यूशन है पॉलिटिकल साइंस में। इन्फ्लुएंस जो है इसमें मैक्स वेबर, ग्राहम वालास जिसने ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स लिखी है, और पॉजिटिविज्म है ऑगस्ट कॉम्टे, और इन सब का इन्फ्लुएंस जो है देखने को लॉजिकल पॉजिटिविज्म के जितने भी थिंकर्स हैं इनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। चार्ल्स मेरियम जो है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चार्ल्स मेरियम इज कंसिडर्ड इंटेलेक्चुअल गुड फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म। इसने ऑब्जर्वेशन, एम्पिरिकल स्टडीज़, पॉलिसी साइंस, इन सब चीज़ों की बात जो है बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। मेजर थिंकर्स जो 1950s के बाद में देखने को मिलते हैं उनमें ईस्टर्न, आमंड और कपलन जो है, इनके नाम, कार्ल ड्यूस है, इनके नाम मुख्यतः उभर करके सामने आते हैं। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ से कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये है कि बिहेवियरलिज्म क्यों आता है। तो सबसे पहला इनका ऑब्जेक्शन था ट्रेडिशनल जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी थी उसको लेकर के, कि जो नॉर्मेटिव थियरी है इट इज़ अ वैल्यू लेडन एक्सरसाइज। इसमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, कोई एम्पिरिकल डेटा वगैरह नहीं कलेक्ट किए गए हैं। तो इसको किस प्रकार से वेरीफाई किया जाए, किस प्रकार से इसको जो है इसकी बातें मानी जाए। इसी वजह से रॉबर्ट डाल जो है इसको प्रोटेस्ट मूवमेंट भी बोलता है। बिहेवियरलिज्म क्या है? एक एपिटाफ फॉर द मोनूमेंट ऑफ अ सक्सेसफुल प्रोटेस्ट, इस प्रकार से इसने एक किताब लिखी है। तो डिससेटिस्फाइड थे, ये नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी थी जो एक वैल्यू लेडन एक्सरसाइज जिसको समझते थे। ये बोल ईस्टर्न फॉर एग्जांपल बोलता है कि वाई लिव पैरासाइटिकली ऑन सेंचुरी ओल्ड आइडियाज। ठीक है, जैसे अभी आप देखते हो योगेंद्र यादव जो स्टडीज़ करता है जिस प्रकार से, या फिर इंडिया में रजनी कोठारी ने जिस प्रकार से अपनी स्टडीज़ की जो है ना सिस्टम एनालिसिस के अंदर, कि ये लोग जो है पहले डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उन डेटा से जो है थियरी निर्माण की या फिर अपना कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करते हैं। तो एक प्रकार से इंडक्टिवली इंडक्टिव मेथड का यूज़ करके चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। बाकी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी में क्या होता है, वोट शुड बी, वोट ought टू बी, क्या होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की जो चीज़ें थी, जो वैल्यूज़ से भरपूर थी, उनको बोला इग्नोर किया जाए और फैक्ट्स को लेकर के आया जाए। तो एक प्रकार से फैक्ट वर्सेस वैल्यू की डिबेट भी बिहेवियरलिज्म के दौरान ही शुरू होती है। और पॉलिटिकल थियरी जो है, पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है उसको ये लोग इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। कोई बोलता है पॉलिटिकल थियरी इज डेड, कोई बोलता है इट इज़ इन द डॉग हाउस, कोई बोलता है इट हैज़ नो रेलेवेंस इन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। और यहाँ से इनफॉर्मल पॉलिटिक्स की भी शुरुआत हो जाती है। पहले क्या है, फॉर्मल पॉलिटिक्स ही थी कहीं ना कहीं।
यहाँ से जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी जो है, नॉर्मेटिव थियरी है, वो चार भागों में कुछ ना कहीं डिवाइडेड है, जिसमें क्या क्या है। पहला है अपना फिलोसॉफिकल मेथड या फिर फिलोसॉफिकल जो है वो है। दूसरा है हिस्टोरिकल मेथड। तीसरा है लीगल मेथड। और चौथा है इंस्टीट्यूशनल मेथड। तो इंस्टीट्यूशनलिज्म जो था, वहीं से जो है कहीं ना कहीं जो अर्ली इंस्टीट्यूशनलिस्ट थे, वो फिर भी जो है ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी के ज़्यादा नज़दीक थे। लेकिन जो लेटर इंस्टीट्यूशनलिस्ट होते हैं, वो एम्पिरिसिज्म को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से बिहेवियरलिज्म जो है 1950s के बाद में देखने को मिलता है। ये पॉलिटिक्स को ऑब्जेक्टिवली और साइंटिफिकली पढ़ने की कोशिश करता है, ऑन द मेथड्स ऑफ बाय द मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस का होता है ना, कंट्रोल होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। ये जो फीचर्स है, इनको पॉलिटिकल साइंस में इंट्रोड्यूस करने की, क्वांटिफाइबल डेटा है, उनको पॉलिटिकल साइंस में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इस दरमियान बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, जिसमें सिस्टम एनालिसिस है, इनपुट आउटपुट एनालिसिस है, डेविड ईस्टन का, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस है आमंड का, साइबरनेटिक्स है कार्ल ड्यूस का। तो बहुत सारे मॉडल्स हैं, जिनको हम आगे आने वाले स्लाइड्स में इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये एक प्रकार से इंट्रोडक्टरी स्लाइड है बिहेवियरलिज्म को लेकर के। और ये जो क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब हम मेजर थिंकर्स एंड द वर्क्स के बारे में अगर बात करें, तो ग्राम वालास का जो है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ये बहुत बार एग्जाम में इस बुक का नाम पूछा गया है। आर्थर बेंटले ने, ये प्रीकर्सर्स है एक प्रकार से बिहेवियरलिज्म के। इन्होंने जो है बिहेवियरलिज्म का जो अर्ली शुरुआत है, वो यहाँ से देखा जा सकता है। आर्थर बेंटले लिखता है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ से ग्रुप थियरी की भी शुरुआत होती है। इनफॉर्मल ग्रुप्स जो है, उनको पढ़ने का कोशिश किया जाता है बिहेवियरलिज्म में। देखो, एक चीज़ मैं पिछली स्लाइड में बताना भूल गया, कि ह्यूमन बिहेवियर जो है, उसको ये लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बेसिस पर वाई डू ह्यूमंस बिहेव एज दे डू, ये इनका सेंट्रल प्रोपोजिशन है। उसके ऊपर ये फिर अपनी, उसके लिए डेटा कलेक्ट करते हैं, और फिर थियरी निर्माण की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये बोलते हैं कि इसमें वैल्यूज़ की तो कहीं बात ही नहीं है, हम ऑब्जेक्टिवली, क्वांटिफाइबली इन सब चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं। फिर विलियम मुनरो जो है, ये आप देखो, इन इन बुक्स के टाइटल्स देखो, फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स, एन ओल्ड एनालॉजी रिविजिटेड। कहीं ना कहीं अरिस्टोटल से इन्फ्लुएंस्ड होगा मुनरो जो है, कि भाई फिजिक्स और पॉलिटिक्स है ना, फिजिक्स जो है एक प्रकार से नेचुरल साइंस है, और पॉलिटिक्स जो है ह्यूमन साइंस है। तो कहीं ना कहीं इसमें एनालॉजी देखने की ये कोशिश कर रहा है। फिर इसी प्रकार से कैटलिन जो है, जॉर्ज कैटलिन, ये भी लिखता है साइंस एंड मेथड ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, जो साइंस बनाना चाह रहे हैं पॉलिटिकल साइंस को। पॉलिटिकल साइंस जो वर्ड है इन इटसेल्फ, ये भी 1950s की ही देन है ना। जेएनयू में अभी भी जैसे सेंटर है पॉलिटिकल साइंस का, उसको पॉलिटिकल स्टडीज बोला जाता है, ना कि पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, बिहेवियरलिज्म के दौरान ही आपको पता है, इंडिया में 1950s के बाद ही ऑब्वियसली सारे के सारे सेंटर इस्टेब्लिश हुए थे, मेजर यूनिवर्सिटीज़ बनी थी। तो वो उसका इन्फ्लुएंस रहा कहीं ना कहीं सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ में, इसीलिए पॉलिटिकल साइंस जो है नाम दिया गया सब्जेक्ट को। जबकि इससे पहले अलग अलग नाम होते थे। अब भी जो नए इंस्टीट्यूशंस है, उनमें पॉलिसी साइंस या फिर पब्लिक पॉलिसी, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस की बजाय बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है डिससेटिस्फेक्शन विद बिहेवियरल रेवोल्यूशन। फिर लास्वेल का बुक है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉलिटिक्स हु गेट्स वोट व्हेन एंड हाउ, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये बुक आर्थर बेंटले का बुक, और ग्राम वालास का बुक। फिर ट्रूमन है, ट्रूमन लिखता है द इम्पेक्ट ऑन पॉलिटिकल साइंस ऑफ द रेवोल्यूशन इन द बिहेवियरल साइंसेस, है ना। बहुत अच्छा स्टडी है, ये आप पढ़ सकते हो। रॉबर्ट हल लिखता है द बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस, एपिटाफ फॉर ए मोन्यूमेंट टू अ सक्सेसफुल प्रोटेस्ट, 1961 में इसका किताब आता है। ये एक प्रोटेस्ट मूवमेंट की तरह रॉबर्ट डाल इसको डिफाइन करता है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट वोट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी एंड द इश्यूज दैट आर देयर इन नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी। फिर इसी प्रकार से इसका भी किताब है, डेविड ईस्टन लिखता है द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस। तो ये कुछ मेजर वर्क्स हैं
यहाँ से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप दोनों स्लाइड्स को देखोगे तो दो तीन क्वेश्चंस बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। बिहेवियरलिज्म, आई होप आपको इंट्रोडक्टरी जो रिमार्क्स है बिहेवियरलिज्म के वो कुछ समझ में आया होगा। इस स्लाइड में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।